रुक जाना नहीं परीक्षा में शामिल होने वाले सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ स्मिता शर्मा और मेरी पोस्टिंग शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़ में है। ठीक है, और चूँकि जो बच्चे अभी इस परीक्षा में अपेयर होने वाले हैं, कुछ बच्चे रुक गए हैं किसी कारण, ज़रूरी नहीं है बच्चे कमज़ोर होते हैं इसलिए वो अपनी परीक्षा में रुक जाते हैं। कभी कभी हम पेपर देने के लिए लेट हो जाते हैं तो पेपर रुक जाता है, तो ऐसी कंडीशन है। इसलिए हमारी मध्य प्रदेश शासन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने उन बच्चों के लिए जिनका किसी कारण बस पेपर रुक गया है, रुक जाना नहीं योजना शुरू की है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं भूगोल सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊँगी और हम उन्हीं बिंदुओं पे ज़्यादा चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं या आने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से या फर्स्ट यूनिट से, यही आपकी फर्स्ट यूनिट है, यही पहला चैप्टर है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो बच्चों देखिए, इस यूनिट में से 4 मार्क्स का आएगा, है ना, 4 नंबर का आना है। अब पहले जो ब्लूप्रिंट था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था कि 1 नंबर का कौन सा आएगा, दूसरे नंबर का कितने कौन से चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी ऐसा ख़त्म कर दिया है। अब 4 नंबर का है तो इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4, ठीक है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक नंबर का, एक 3 नंबर का या फिर एक 4 नंबर का, इस तरह से। ठीक है, तो हमें ऐसे तैयार करना है अपने आप को। और हमारा चैप्टर छोटा सा है, लेकिन हम उस छोटे से चैप्टर में क्वेश्चंस को ऐसे देखेंगे जैसे कि हम अच्छे से समझ लेंगे और सारे नंबर्स को हम समझते जाएंगे कि ये भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है या 1 में आ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम पृथ्वी के प्रमुख 2 घटकों के नाम देखेंगे। मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, साथ में आंसर भी है और चैप्टर भी ऐसे ही चलता जाता है। जितने क्वेश्चंस उसमें से निकल रहे थे मैंने कोशिश की है निकालने। तो पृथ्वी के 2 घटक हैं, पहला है भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जीवन के रूप में मनुष्य। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, उसमें हमारी बुक में लिखा है। फिर ये 1 नंबर में आएगा क्वेश्चन या 2 नंबर में भी आ सकता है कि प्रकृति या पृथ्वी जो भी है आप देख लेना, इसके 2 घटकों के नाम बताना है। ठीक है, तो एक तो भौतिक पर्यावरण होगा और दूसरा होगा जीवन के रूप में मनुष्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन है भूगोल की 2 परिभाषाएं लिखिए। ये 100% मतलब 99.9% ये क्वेश्चन आता ही है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें पहली है रेड जेल की परिभाषा और दूसरी है एलएनसी सैंपल की परिभाषा। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रेड जेल की परिभाषा लिखिए या एलएनसी सैंपल की परिभाषा लिखिए या मानव भूगोल की एक अच्छी परिभाषा लिखिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं रेड जेल क्या कह रहे हैं। रेड जेल ने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाज हो। मानव के कई समाज रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक समाज के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, और कई समाजों के साथ एक पूरा शहर बनता है, पूरा नगर, पूरा ग्राम बनता है, और वो जो अपने धरातल के बीच संबंध बनाते हैं उन्हीं को मानव भूगोल कहा जाता है। जैसे कि कोई ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ एक समाज निश्चित रूप से निवास कर रहा है और वहाँ पर धरातल पर क्या है, वो खेती किसानी या पशुपालन कर सकते हैं, तो वो आपस में इस तरह से संबंध बनाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, तो यही मानव भूगोल है। एलएनसी सैंपल ने कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी अस्थिर है, अपनी धुरी पे घूम रही है वो, और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और मानव जो है कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि चलो ये पहाड़ है तो उसको डायनामाइट से क्यों ना फोड़ दिया जाए और यहाँ पर सड़क निर्माण कर दिया जाए या रेलवे ट्रैक निकाल दिया जाए। इस तरह से वो कुछ ना कुछ उसमें क्रिया करता है, यही मानव भूगोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिभाषा आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब है 1 नंबर के क्वेश्चन, मनुष्य किसकी सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया करता है। तो प्रौद्योगिकी की सहायता से वो अपने पर्यावरण में कुछ ना कुछ क्रिया करता है ना, जब तक वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे रेलवे ट्रैक निकालना है, चट्टानों को फोड़ना है, तो वो डायनामाइट का यूज़ करेगा, तो वो प्रौद्योगिकी उसने यूज़ कर ली है। ठीक, तो हमारा सही आंसर प्रौद्योगिकी। अगला है सड़कों, रेलमार्ग और जलमार्गों के जाल को किस रूप में जाना जाता है। तो ये परिसंचरण की धमनियों के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये आपकी बुक में है और ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है भूगोल में किसके आरंभ होने से व्यापक तर्क वितर्क शुरू हो गया।
जब द्वैतवाद आया भूगोल में तो तर्क वितर्क शुरू हो गया। मतलब जरूरी नहीं कि जो बात किसी भूगोलवेत्ता ने जो तर्क दिया है वो पूरी तरह से सही हो, उसका वितर्क भी सामने आने लगा, मतलब उसका ऑब्जेक्शन भी। आगे है, किसी समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक कौन होता है? तो ये प्रौद्योगिकी, इसका भी आंसर प्रौद्योगिकी है। ठीक है, आगे देखते हैं, अग्नि की खोज की किस संकल्पना पर आधारित है? तो अग्नि की खोज घर्षण और ऊष्मा पर। जब आप किसी चीज को रगड़ते हैं तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसकी संकल्पना पर आधारित है। ये हमारी बुक में है। ठीक है, और आप जो भी तैयारी करेंगे वो 2023 और 24 की बुक से ही करेंगे, क्योंकि पुरानी बुक्स में बहुत सारा सिलेबस दिया है जो कि हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रहस्यों के कारण हम बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बने हैं? तो डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों के कारण हम बीमारियों पर विजय पा सकें। चलो, अब आता है, ये जो क्वेश्चन आएंगे ये 2-2 नंबर के भी आ सकते हैं या 3 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, कि मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं या पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं। इसे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं वो रेडजेल हैं। ठीक है, रेडजेल को मानव भूगोल के पिता भी कहा जाता है। रेडजेल का मानना है कि मनुष्य जब भी कोई कार्य करे तो वो प्रकृति के नियमों के अनुकूल ही कार्य करे। अगर वो प्रकृति के विरोध में जाके कोई कार्य करता है तो प्रकृति उससे नाराज हो जाएगी और फिर प्रलय आएगी, जैसे भूकंप है, महामारी है। ठीक, जैसे हम आज की कंडीशन देख रहे हैं, हम धीरे धीरे पूरे पेड़ काटते चले जा रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन की समस्या हम सबके सामने आ गई है। ठीक, तो ये था मानव का प्रकृतिकरण। वो प्रकृति को ही सर्वोपरि मानते थे, प्रकृति को माता देवी के रूप में पूजते थे। जो प्रकृतिकरण मानते थे, यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवादी जो लोग थे, वो प्रकृति की ही पूजा करते थे, जैसे तुलसी की पूजा करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना। ठीक है, तो और उन्हीं को वो आयुर्वेद के रूप में भी यूज करते थे। ठीक, आगे आ जाता है प्रकृति का मानवीकरण अथवा संभववाद। इस संकल्पना के प्रवर्तक जो है वो विडाल डी ला ब्लास है। उनका मानना है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से पूरी धरती पर कब्जा कर लिया है, यहाँ तक कि वो अंतरिक्ष में भी कई जगह पहुँच गया है। ठीक, तो मनुष्य जो है वो प्रकृति को अपने वश में कर सकता है। ठीक, इनका ऐसा मानना था। तीसरी जो विचारधारा आती है वो ग्रिफिथ टेलर की है। उन्होंने कहा है कि हम विकास के बगैर भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर मनुष्य को आगे बढ़ना है तो विकास भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि उस विकास के कारण कहीं हमारी प्रकृति का दोहन तो नहीं हो रहा, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं तो आज हम देख रहे हैं ओजोन परत में छेद बढ़ता जा रहा है, अंटार्कटिका पर ग्लोबलाइजेशन की समस्या हो रही है। ये मनुष्य के प्रकृति में अत्यधिक छेड़छाड़ करने के कारण ही हुआ है। इसलिए इन्होंने कहा है कि हमें ट्रैफिक लाइट के नियमों के अनुकूल ही प्रकृति का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हम कोई विकासात्मक कार्य कर रहे हैं तो जिस तरह से ट्रैफिक रूल्स में रेड लाइट होती है वो हमें खतरे का संदेश देती है, तो हम पहले देखें कि हमारे किसी कार्य से प्रकृति को खतरा तो नहीं है। ठीक, फिर येलो लाइट की तरह हम पूरी तरह देख लेंगे कि खतरा नहीं है तो तैयार होंगे, और जब हमारा काम सही तरह से लग रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे और ग्रीन लाइट की तरह अपना विकास करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें ट्रैफिक लाइट के नियमों के अकॉर्डिंग प्रकृति के साथ भी कार्य करना चाहिए। आगे आ जाता है, ये मैंने 2-2 नंबर और 3-3 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। पहला है मानव का प्रकृतिकरण समझाइए। मैंने अभी बताया था कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है, वही मानव का प्रकृतिकरण है। फिर है प्रकृति का मानवीकरण समझाइए। इसमें हमने संभववाद की संकल्पना की चर्चा की थी जो कि विडाल डी ला ब्लास की है, वही मानव का प्रकृति का मानवीकरण है। उसके बाद है नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहते हैं। इसमें हमने ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना की चर्चा की थी। ठीक है, फिर है अमूलवादी विचारधारा का वर्णन कीजिए। ये मार्क्स की संकल्पना है। ठीक है, जिन्होंने की पूंजीवादी और गरीब वर्ग
इनके बीच में जो खाई है उसको कम करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए हैं ताकि समाज एक साथ आगे बढ़ सके, यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो। ठीक, उसके बाद है पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, दोनों में अंतर लिखिए। देखिए हमने अभी ये पढ़ा था पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है और संभववाद क्या है, इसका अंतर बता देती हूँ। ये लोग जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। दूसरा है संभववादी, जो है ये मानव को सर्वोपरि मानते हैं। इनके अनुसार प्रकृति सर्वशक्तिशाली है और अगर इसके साथ अननेसेसरी छेड़छाड़ की जाएगी तो सब बर्बाद हो जाएगा, जैसे अकाल, महामारी, तूफान, बाढ़ इसके कारण नष्ट हो जाएगा। संभववादी कहते हैं कि मनुष्य सर्वोपरि है और वो अपनी बुद्धि और ज्ञान के आधार पर पृथ्वी में कोई भी परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बाहर मुझे लगता है कि इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा। सेकंड वाला इसमें कुछ वो वाला था ना जो साइन आ नहीं रहा, जिस पे कि अब फिर से होगा वो नमस्कार वगैरह।